So, dear students, it is our 8th lecture of the chapter Thermal Properties of Matter, and our today's topic is thermal resistance. Actually, in earlier lecture, we have seen the modes of heat transfer. We are discussing the modes of heat transfer, and basically heat is transferred by three modes. Among that, first one is conduction, second one is convection, and third one is रेडिएशन. ओके, तीन तरीके से हम लोग हीट एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं, और वी कैन से दैट हीट तीन तरीकों से ट्रांसफर होती है. वन इज कंडक्शन, अनदर वन इज कन्वेक्शन, एंड थर्ड वन इज रेडिएशन. ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं. ठीक है, इसमें से हम लोग जो मेथड डिस्कस कर रहे थे दैट इज कंडक्शन. सो अर्लियर वी हैव सीन दैट इन कंडक्शन मेथड there is only transfer of energy from one molecule to another molecule. Okay, there is no any movement of the particle. Only there is transfer of energy from one point to another point. So that method is called as conduction, and in that conduction method we have seen the term thermal conductivity. Okay, and thermal conductivity is represented by letter K. So we have also seen this thermal conductivity, and its formula is K is equal to Qx upon A area A T1 minus T2 into T. This is basically the formula for thermal conductivity. Okay, Qx, that is Q is the amount of heat transferred, x with the distance between the two ends of the object, A be the cross-sectional area of the body, T1 minus T2 be the temperature differences, and T be the time for which heat is transferred. So basically this is the formula for thermal conductivity, and ये पूरे फैक्टर्स भी हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं. आई एम ओनली जस्ट रिवाइजिंग दिस टॉपिक्स. सो के विद द थर्मल कंडक्टिविटी, एंड if from this equation I am going to calculate Q upon T, that is rate of flow of heat. ठीक है, Q upon T अगर हम लोग निकाल लेते हैं, सो इट विल बी K A T1 minus T2 divided by X. ठीक है, क्या निकाला हम लोगों ने? Q upon T यहाँ पर ही रखा, ये पूरी टर्म हम लोग इस तरफ ले आए. सो दिस विल बी द Q upon T. And what is this Q upon T? That is rate of flow of heat. This is also called as P. ठीक है, P for conductor or conductivity. So rate of flow of heat is denoted by P, and its formula is Ka into T1 minus T2 divided by X. ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है. बेसिकली दिस इज इक्विवेलेंट टू द पावर. ठीक है, अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी केस में देखते हैं, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू पावर, दैट इज हीट एनर्जी अपॉन टाइम. यहाँ तक हम लोग देख चुके थे इन लास्ट लेक्चर. सो नाउ टुडेज टॉपिक इज थर्मल रेजिस्टेंस. ठीक है, सो नाउ सी व्हाट इज दिस थर्मल रेजिस्टेंस. Actually, there is analogy between thermal resistance and electrical resistance. तो हम लोग इसको electrical resistance से compare कर ही study करेंगे. Okay, so now see what is this thermal resistance. So for calculating this thermal resistance,
सो देखो, अगर हम लोगों को एक कंसेप्ट समझना है थर्मल रेजिस्टेंस का, तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को आइस स्टोर करना है, ठीक है, आइस एग्जांपल में ले लेते हैं हम लोग आइस की। इफ वी वांट टू स्टोर आइस फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, किसी लॉन्ग टाइम के लिए अगर हम लोगों को आइस को स्टोर करना है इस तरीके से, मीन्स विदाउट द यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है, फ्रीजर से बाहर हम लोगों ने आइस निकाल लिया है और आप चाह रहे हो कि उसको काफ़ी टाइम तक आप उसको एज इट इज़ रखो, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको थर्मोकॉल के कंटेनर बनाकर उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग क्या करेंगे आइस को मेल्ट ना हो, ज़्यादा टाइम तक वो एज इट इज़ रहे, तो उसको हम लोग किस में रख देंगे, थर्मोकॉल के कंटेनर में। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो बर्फ़ वगैरह जो सेल करते हैं या जो पेप्सी वगैरह मिलती है, वो अक्सर थर्मोकॉल के कंटेनर में रखी जाती है। थर्मोकॉल ही हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, कोई दूसरा मटेरियल भी तो यूज़ कर सकते हैं। तो थर्मोकॉल यूज़ करने से क्या होता है, दैट थर्मोकॉल इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। मीन्स थर्मोकॉल क्या करता है, हीट को पास होने से रोकता है, उसे बेसिकली उसको अपोज करता है, ठीक है। सो दैट मीन्स थर्मोकॉल इज प्रोवाइडिंग अपोजिशन टू द हीट फ्लो। ओके, ये अपने अंदर से थर्मोकॉल अपने अंदर से हीट को पास होने नहीं देता है, उसे ब्लॉक करता है, उसको रोकता है, उसको अपोज करता है। एंड बेसिकली दिस अपोजिशन इज कॉल्ड एज थर्मल रेजिस्टेंस। यही अपोजिशन क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज थर्मल रेजिस्टेंस। सेम ऐसे जैसे हमारे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के केस में होता है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इसके अंदर क्या होता है, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देते, ठीक है, अपने अंदर से करंट को अलाउ नहीं करते हैं पास होना, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। सेम ऐसे इन द केस ऑफ हीट भी होता है। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते, हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं, दैट मीन्स दे आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, okay, and they are basically opposing the flow of heat, so that is called as thermal resistance, ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग थर्मल रेजिस्टेंस। एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज थर्मल रेजिस्टिविटी, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल रेजिस्टिविटी। सो इन केस ऑफ अगर हम लोग इसमें देखते हैं, इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, आर से इसे शो करते हैं हम लोग, इट इज इक्वल टू V upon I, that is potential difference between the 2 points divided by current. Now अभी यहाँ से अगर हम लोग को थर्मल रेजिस्टेंस निकालना है, so what will be the formula? So इसी के जैसा आप फॉर्मूला यहाँ से बनाएंगे, ठीक है। जैसे क्या लिया हम लोगों ने यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, तो यहाँ पे हीट के केस में हम लोग लेंगे टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द बॉडी, सो इट विल बी T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे फ्लो क्या हो रहा है, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम वन इनटू अनदर इन, हियर हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम वन इनटू अनदर इन, ठीक है। तो बेसिकली हीट फ्लो पर यूनिट टाइम, एंड दिस इज नथिंग बट पावर। तो हम लोग यहाँ पे पावर को इस तरफ ले आते हैं, डिवाइड कर देंगे, सो ये हो जाएगा P, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, क्या बाकी बचा अगर अभी हमारे पास, सो दिस इज रिमेनिंग टर्म इज x अपॉन k इंटू ए। सो बेसिकली दिस v अपॉन a, दिस इज इक्वल टू दिस T1 माइनस T2 अपॉन P। इसका मतलब है दिस वैल्यू इज नथिंग बट दिस इज रेजिस्टेंस, और कौन सा रेजिस्टेंस होगा, दिस इज थर्मल रेजिस्टेंस। Okay, so thermal resistance is represented by RT, so its value will be RT is equal to X upon Ka. This is the formula for thermal resistance. RT is equal to X upon K into A, that is the area.
अब यहाँ पर आप लोग एक बात ध्यान में रखिए, जितना ज़्यादा मटेरियल का थर्मल रेजिस्टेंस होगा उस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी उतनी कम रहेगी। एज मच एज द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी और थर्मल रेजिस्टिविटी ऑफ द बॉडी, ठीक है, एज लेस एज द थर्मल कंडक्टिविटी। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी कम कंडक्टिविटी, या इसी को आप उल्टा कर दो, जितना ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी रहेगा उतना ही कम उसका थर्मल रेजिस्टेंस रहेगा। और ऑब्वियस थिंग है ना, अपोजिशन जितना कम रहेगा वो हीट को उतना ज़्यादा कंडक्ट करेगा, ठीक है। सो रिमेंबर दिस। नाउ सी व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस थर्मल कंडक्टिविटी। यूनिट की अगर हम लोग बात करते हैं तो सो यूनिट विल बी x, दैट इज डिस्टेंस, इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर, डिवाइडेड बाय k। k की यूनिट क्या है? सो k की यूनिट है जूल पर सेकंड मीटर डिग्री सी। ऑलरेडी यहाँ पे एरिया है, एरिया के लिए होगा मीटर स्क्वायर। सो देखो कुछ कैंसिल होता है, मीटर मीटर गेट कैंसल, मीटर मीटर गेट कैंसल। सो ये दोनों टर्म ऊपर जाएगी। इट्स यूनिट विल बी सेकंड डिग्री सी डिवाइडेड बाय जूल। दिस विल बी द यूनिट फॉर थर्मल रेजिस्टिविटी, ठीक है, सेकंड डिग्री सी पर जूल। और इसी के ऊपर से आप उसका डायमेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो करस्पॉन्डिंग डायमेंशन वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम हियर, ठीक है, तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्या रहेगा, देखो इसका डायमेंशन अगर निकालते हैं हम लोग, आरटी का डायमेंशन, सो यहाँ पे सेकंड है, सेकंड मतलब टाइम T1, डिग्री सी दैट मीन्स केल्विन, डिवाइडेड बाय जूल दैट इज एनर्जी। इसके लिए होगा L2 m1 T - 2। इसको सॉल्व कर लो। सो इट विल बी L2 ऊपर जाएगा, L - 2 m - 1 T के फैक्टर्स -2 ऊपर जाके 3 हो जाएगा, दैट इज +3 एंड केल्विन 1। दिस इज द डायमेंशन फॉर RT thermal resistivity, L - 2 m - 1 T⁻³ K⁻²1। This is the dimension for thermal conductivity. Okay. Now see what are the applications of thermal conductivity. ठीक है, ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं थर्मल कंडक्टिविटी, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होंगे। सो फर्स्ट application is cooking utensils. Cooking utensils, ठीक है, मतलब जो कुकिंग के लिए जो हम लोग बर्तन वगैरह यूज करते हैं, जो भी सामान यूज करते हैं फॉर कुकिंग पर्पस, दैट यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ गुड कंडक्टर्स। ठीक है, बेसिकली जो हम लोग खाने पकाने के लिए जो बर्तन यूज करते हैं वो किसका बना होता है, दैट इज मेड अप ऑफ मेटल्स, एंड वी नो दैट metals are good conductor of heat, good conductor of heat. So जब हम लोग किसी भी पैन वगैरह को देखते हैं, ठीक है, तो उसका जो बेस होता है, जैसे अगर आप एक पैन कंसिडर कर लो, तो ये पैन देखो कुछ इस तरीके का ये पैन होता है हमारा, ओके, ये पैन होता है और पैन में इस तरीके से यहाँ पे और इसको होल्ड करने के लिए हैंडल हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। पैन एंड इसका हैंडल कुछ ऐसा होता है। तो ये जो पैन होता है बेसिकली ये कैसा होता है, दिस इज मेड अप ऑफ एनी टाइप ऑफ मेटल, ठीक है। ये पैन का ये जो नीचे का बेस होता है ये किसी भी मेटल का बना होता है। बेसिकली मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जब हम लोग इसको कुकिंग के लिए यूज करते हैं तो बर्नर के ऊपर हम लोग इस पोर्शन को रखते हैं, और बेसिकली ये मेटल होने की वजह से, गुड कंडक्टर होने की वजह से हीट इजीली इसके अंदर से पास होती है, और यहाँ पे जो भी हमारा फूड मटेरियल है उस तक हीट पहुंचती है, और बेसिकली हमारा फूड इस तरीके से कुक होता है, ठीक है। नाउ
इसी यूटेंसिल में अगर आप देखो तो इसके जो हैंडल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर के बने होते हैं। वो किसके बने होते हैं? बैड कंडक्टर के। आइदर इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक और इट इज मेड अप ऑफ वुड। ठीक है, किसी भी ये बैड मटेरियल के, बैड कंडक्टर के बने होते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज जब हम लोग इस पैन में कुक कर रहे हैं तो हमें होल्ड करने के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए होता है। तो इस हैंडल की हेल्प से हम लोग इसको, जो भी पैन है उसे होल्ड करते हैं। ठीक है, अब जब हम लोग होल्ड कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, तो उसको ऑब्वियसली गर्म तो नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको हम लोग यूज करते हैं बैड कंडक्टर से बनाते हैं। तो हीट सिर्फ इस पैन से पास होता है, इस हैंडल से नहीं पास होने पाता है। इसलिए हम लोग इसको इजीली यहाँ से होल्ड करके जो भी फूड कुक कर रहे हैं उसको इजीली हम लोग कुक कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज द कुकिंग यूटेंसिल्स। ओके, द नेक्स्ट, अगला एप्लीकेशन आप लोगों ने देखा होगा कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का स्टोरेज रूम होता है जहाँ पर हम लोग जो कोल्ड थिंग्स होती हैं, ठीक है, उसे हम लोग स्टोर करने के लिए रूम यूज करते हैं। ये जो कोल्ड स्टोरेज रूम होता है, इस रूम की जो वॉल होती है दैट वॉल इज मेड वेरी वेरी थिक। ठीक है, ये जो कोल्ड स्टोरेज रूम होता है, इसकी जो दीवारें बनाई जाती है ये बहुत थिक बनाई जाती है, इसे मोटा बनाया जाता है, चौड़ा वाइड बनाया जाता है। क्यों? बिकॉज बेसिकली वॉल बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? वी आर गोइंग टू यूज ब्रिक, ईंट का यूज करते हैं। एंड द ब्रिक इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, ब्रिक क्या है? दिस इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर नहीं करता है। सो देखो, अभी कोल्ड स्टोरेज में हमारी जो भी कोल्ड थिंग्स है वो सारी इसके अंदर होगी। ठीक है, अब बाहर से हीट इसमें आना नहीं चाहिए, यहाँ से हीट बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम लोग ये जो ब्रिक है ये यूज करते हैं। मतलब जो दीवार है वो थोड़ी सी मोटी बनाते हैं ताकि यहाँ पे पूरा सिस्टम आइसोलेटेड रहे। ठीक है, तो ब्रिक एक्चुअली जो यूज की जाती है दैट इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एंड एक्चुअली और साथ इसको अगर आपको मतलब अगर आपको और ज़्यादा इसको सराउंडिंग से कट ऑफ करना है तो हम लोग यहाँ पे ये जो ब्रिक है और हॉलो ब्रिक भी यूज कर सकते हैं। हॉलो ब्रिक अगर यूज करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा? एयर, एंड एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर कैसा है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो वी कैन यूज हॉलो ब्रिक्स। ठीक है, हॉलो ब्रिक यूज करने से क्या होगा कि उसके अंदर जो एयर है दैट इज ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज दिस। सो दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। एंड नाउ द थर्ड एप्लीकेशन इज to prevent the ice from melting, we are putting it in gunny bags. ठीक है, देखो आप लोगों ने देखा होगा कि आइस को मेल्ट होने से बचाने के लिए उसको गनी बैग में रखते हैं। गनी बैग मतलब जो हम लोग बेसिकली टाट का जो थैला वगैरह यूज करते हैं ना, उसे गनी बैग कहते हैं। तो जो जूट का, जो टाट का हम लोग जो बेसिकली बैग यूज करते हैं वो क्यों यूज किया जाता है? उसकी वजह से जो आइस का मेल्टिंग रेट है वो थोड़ा सा लो हो जाता है। ठीक है, मतलब आइस को हम लोग काफी टाइम तक एज इट इज स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसा होता क्या इस गनी बैग से? सो बेसिकली गनी बैग इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये हीट को कंडक्ट नहीं करता है, इसको अपोज करता है। ठीक है, सेकेंडली गनी बैग आपने देखा होगा उसके जो थ्रेड्स होते हैं उस थ्रेड के बीच में गैप होता है, गैप काफी ज्यादा होता है। ठीक है, और उस गैप में क्या होता है? देयर इज एयर इन द गैप ऑफ द गनी बैग, एंड एज एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सो यहाँ पे जो हीट है वो पास नहीं होने पाती है, और जो आइस है हमारा वो काफी टाइम तक हम लोग उसको सेफ रख सकते हैं, उसको एज इट इज रख सकते हैं, उसको मेल्ट होने से बचा सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज द
all these are the applications of thermal conductivity. Okay, so remember all these equations. So as these are the advantages of the thermal conductivity, same here is the some disadvantages of thermal conductivity. साथ में इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. अब क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं इसके? सो सी, अगर हम लोग एक ग्लास का बीकर या आप एक ग्लास कंसिडर कर लो, ठीक है, मैं एक बीकर कंसिडर करूँ दैट इज मेड अप ऑफ ग्लास. ठीक है, इस ये देखो ये ग्लास है, ग्लास का एक मैंने बीकर कंसिडर किया हुआ है. अब इस ग्लास बीकर में मैं हॉट वाटर पोर कर रही हूँ. ठीक है, गर्म पानी हम लोगों ने इस बीकर में डाला है, बिल्कुल हॉट वाटर हम लोगों ने इस बीकर में डाल दिया. अब ये देखो जैसे हम लोग यहाँ पे हॉट वाटर डालते हैं तो ये क्या होगा, दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद द इनर सरफेस ऑफ ग्लास. ग्लास के अंदर वाली सरफेस से ये रिलेशन में, इससे कॉन्टैक्ट में. ठीक है, नाउ एज ग्लास इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सो यहाँ से हीट पास नहीं होने पाएगी. और जब हीट नहीं पास होती है तो ये क्या हो जाएगा, देयर विल बी क्रैकिंग इन द ग्लास. ग्लास टूट जाएगा, इसका जो ग्लास है, जो कांच है, वो टूट जाता है. ठीक है, सो दिस इज द बेसिकली डिसएडवांटेज ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. सो बेसिकली कंडक्शन इज द फर्स्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. ठीक है, इसमें हम लोगों ने देखा था बेसिकली थर्मल कंडक्टिविटी और उसके बाद फिर थर्मल रेजिस्टेंस और उसके एप्लीकेशंस. ये है हमारा एनर्जी ट्रांसफर का फर्स्ट मेथड, दैट इज द कंडक्शन. अब इसके बाद हमें देखना है कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर अप करेंगे. ओके.